No, Not ma'am. attended first 2 lectures. No, ma'am. No, तो आप ma'am. कौन से लेक्चर के लिए आज आए हो ऑरेंज हाउस में? See, Orange House is I am teaching mole concept again. So today is lecture 3. Lecture 1 over 2 weeks back. Last week lecture 2 I did. And today is supposed to be lecture 3. जिन्होंने lecture 3 mole concept miss किया है वो आज होगा. So is everybody having the same requirement or something else? बोलो, आप बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं मुझे. Am I talking to you, right? I can't read the chat. My screen is very small. Please switch on your audios and talk. Oh, this is my first class for This more. is your first class. Okay. How many are there जिनका first class है? This is my first class. 2 हो गए. और कितनों का first class है? Hello, ma'am. It's my first class, ma'am. Third one. और बोलो. और कितने लोगों का आज सेकेंड क्लास चाहिए? कितने लोगों को? मैम थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर के लिए कितने लोग हैं? जिन्होंने 2 लेक्चर अटेंड किया और थर्ड लेक्चर के लिए ऐसे कितने लोग हैं? थर्ड लेक्चर मैम। लेक्चर मैम। थर्ड लेक्चर। I'm for third lecture. थर्ड लेक्चर। You are for third Sir, lecture, right? Second lecture. lecture. Third lecture, ma'am. Second lecture. First lecture. Just give me a sec. Second lecture. मुझे 5 मिनट दे दो आप. Down and up to 100 today. Never had told you love. Have to close today. I wait and see you tomorrow. It's not really that. Yeah. Hello everyone. Can you see me? Yes, ma'am. हाँ, तो आई विल स्टार्ट विथ मोल कंसेप्ट लेक्चर 3. मैंने 2 लेक्चर ऑरेंज हाउस में कर लिए. आज ऑरेंज हाउस में मोल कंसेप्ट का लेक्चर 3 होगा. जिसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 चाहिए उन लोग के लिए कुछ और अरेंजमेंट्स किए जाएंगे. बट अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 शायद आप नहीं बैठे हो, आपको मोल कंसेप्ट का बेसिक नहीं आ रहा है, तो आपको लेक्चर 3 नहीं समझ में आएगा. समझ में आ रहा है आपको? All those who जो लेक्चर
1 के लिए है, वो क्या न्यू एडमिशन है क्या? somebody who said is here for lecture 1, just talk to me for a minute. Yeah, it's a new admission. कब से न्यू एडमिशन है? अभी sir. 1 week ही हुआ है. अच्छा, नहीं, आपका नाम sorry. बता सकते हो मुझे? वरुण गुरु. क्या है? वरुण गुरु. मैम मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है. वरुण, कौन से बेटा ब्रांच में है तू? मैं नेहरू ब्रांच में. नेरुल ब्रांच में, और तेरा लास्ट वीक ही ज्वाइन हो गया है तू? हाँ, लास्ट वीक. तो तूने ग्रीन हाउस में वगैरह नहीं अटेंड किया था क्या उसके पहले? नहीं, ऑरेंज हाउस जैसे मेरे को एडमिशन मिली, आई वाज इन ऑरेंज हाउस. अच्छा, और दूसरा कोई हाउस तेरे को अलॉट नहीं किया गया? नहीं, और कोई हाउस अलॉट नहीं किया. ठीक है बेटा, आप है ना, आप ये ग्रुप के चैट पे आपका नाम, जिनके जिनके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग देम कि आप लोगों का नाम छोड़ जाना. मैं चैट पे बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ कभी आपका लेक्चर 1 और 2 करवाया जाएगा. बट क्योंकि this batch right now 2 lectures are already over, I can't do lecture 1 or lecture 2 once again. So I'm starting with lecture 3. So all those who have attended lecture 1 and lecture 2, please be seated for lecture 3. Is that clear? अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया है तो आपको लेक्चर 3 समझने में डिफिकल्टी होगी. तो आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 फिर से सिखाया जाएगा, कोई डाउट नहीं. ओके, नहीं. इज दैट क्लियर? यस. तो आपको फिर भी चाहिए तो आप बैठे रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. बट इट शुड बी डिफिकल्ट, है ना? आपका टेक कॉल करो, क्या करना है. आई एम स्टार्टिंग विद लेक्चर 3. सो ऑल दोज हु आर देयर फॉर लेक्चर 1 and 2, आई एम टॉकिंग टू देम नाउ. तो देखो हमने क्या क्या किया लेक्चर 1 लेक्चर 2 में. हमने बेसिक मोल कंसेप्ट को डिफाइन किया. आई गेव यू 3 definitions of mole. Right, first definition is with respect to amount of substance, है ना? First definition is with respect to number, Avogadro's number of particles. Second definition was with respect to the mass. So 1 mole is always going to be equal to gram molecular mass or gram atomic mass. एंड थर्ड डेफिनेशन जो सेकेंड लेक्चर में एंड में हमने किया था, लास्ट में करवाया था मैंने, वो था कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हम लेंगे तो दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई हाउ मच स्पेस? ओके, 22.4 लीटर्स एट एसटीपी और एनटीपी. और मैंने ये थोड़ा सा आपको एसटीपी एनटीपी का मतलब भी समझाया था. तो जो मैंने अब तक आपको करवाया है उसको एक रिकैप लेके आगे बढ़ते हैं. So suppose I am having 1 mole aluminium. You know that this is going to contain 6.022 into 10 raised to 23 atoms of aluminium. ये पहला definition. You know this is going to weigh 27 grams. ये दूसरा definition, right? और अगर ये aluminium जो solid है उसकी जगह पे मैं कोई गैस ले लेती हूँ 1 mole of CO2, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ CO2 जो एक कंपाउंड भी है will contain these many number of molecules of CO2 and will weigh 44 grams, right? और इसमें मैं तीसरा डेफिनेशन यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये गैस है, will occupy 22.4 liters at STP. इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. who attended first 2 lectures, इतना तक क्लियर है ना मोल कंसेप्ट आपका? यस मैम. Yes, ma'am. बढ़िया. तो अभी देखो मैंने एक आपको इनका कनेक्टिंग डायग्राम भी बताया था कि मोल दिए है तो मास कैसे निकालना है वगैरह, और कुछ होमवर्क भी दिया था ना आपको मैंने. Yes. बोलो बेटा, सेकेंड क्लास में होमवर्क आया होगा ना आपको थोड़ा तो? Ma'am. आया ना? Yes. तो होमवर्क किया सबने? सेकेंड क्लास का होमवर्क? Yes. प्रॉब्लम्स 1 to 15. 1 to 16. 1 to 15 जो भी प्रॉब्लम्स थे, तो उसमें कुछ डाउट है बेटा आपको 1 to 15 प्रॉब्लम्स में? मैम
हाँ बोलो टू ना। 2, 3, 5 और 15 मैम। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले अभी आपके होमवर्क के डाउट करती हूँ और बाद में आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है? सो वी विल गो फॉर होमवर्क। मॉड्यूल में है ना अपना, मॉड्यूल में मैंने आपको 1 to 15 ही प्रॉब्लम दिए थे, राइट? तो आई विल फर्स्ट टेक द डाउट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा डाउट है? 2 सेकेंड प्रॉब्लम इज द डाउट। Third also. ओके पहले सेकंड करवा देती हूँ। सेकंड प्रॉब्लम में कहा है 2 moles ऑफ अमोनिया कंटेन 3 moles ऑफ अमोनिया कंटेन। तो बेटा यही डेफिनेशन यूज करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा। अभी बस सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला है? 3 मोल अमोनिया है, राइट? तो 3 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन पे क्वेश्चन है। तो आप अमोनिया का फॉर्मूला देखो। अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, NH3 है, तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स है और 3 मोल हाइड्रोजन के एटम्स है। ये समझ में आ रहा है? जो फॉर्मूला है उसमें रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज टू हाइड्रोजन इज 1:3। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स है तो 3 मोल किसके एटम्स हो जाएंगे? हाइड्रोजन के। तो अगर 1 मोल के जगह पे मेरे पास 3 मोल अमोनिया है, 1 मोल नहीं 3 मोल है, तो 3 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा और 9 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 3 मोल नाइट्रोजन का मास कितना? नाइट्रोजन का मास इज 14 ग्राम एटॉमिक मास। तो 3 into 14 42 grams ऑफ नाइट्रोजन और 9 मोल्स का मास कितना? 9 into 1 9 grams ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हिच ऑप्शन यू विल टेक? ऑप्शन बी। B. ऑप्शन बी। समझ में आया तुमको? कोई भी फॉर्मूला जब भी तुम्हारे सामने होता है ना, तो दैट फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम दैट इज मेकिंग दैट मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दे दूं, ध्यान दो बोर्ड पे, इफ आई एम गिविंग यू दिस फॉर्मूला MgSO4, इस फॉर्मूला का मतलब है अगर ये 1 मोल है तो इसमें 1 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, 1 मोल एटम ऑफ सल्फर है और 4 मोल एटम ऑफ क्या है? ऑक्सीजन है। इज दैट क्लियर? मैम बोलो। वो लाइट आ रही है इसलिए किसमें लाइट आ रही है बेटा? बोर्ड पे लाइट आ रही है तो बहुत लाइट दिख रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा। अच्छा कौन से साइड का नहीं दिख रहा है? लेफ्ट साइड का? मैग्नीशियम वाला आइटम। हाँ कैन यू सी नाउ? यस मैम। ओके थैंक यू मैम। नाउ क्लियर? यस मैम। तो जिसका प्रॉब्लम नंबर सेकंड था, आई थिंक उसका प्रॉब्लम नंबर थर्ड भी डाउट है ना? तो मैम मेरा है। अच्छा किसका तो है ना? प्रॉब्लम नंबर 3 मुझे सॉल्व करना है ना, डाउट है ना वो आपका? Yes मैम। ओके तो आई एम सॉल्विंग नाउ प्रॉब्लम नंबर 3। ध्यान दो, व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 3? प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्रीज। और उन्होंने वो रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर, यूनिट देखो ग्राम्स पर ml। तो ये जो थर्ड प्रॉब्लम है आपका, उस थर्ड प्रॉब्लम में आपको 36 ml वाटर दिया है। 36 ml मतलब क्या दिया है तुमको? वॉल्यूम दिया है और तुमको डेंसिटी भी दिया है प्रॉब्लम में। हाउ मच इज द डेंसिटी? 1 ग्राम पर ml।
तो क्या तुमको मास ऑफ वाटर आ जाएगा? व्हाट इज मास ऑफ वाटर? 36 grams. 36 into 1, right? Volume into density. तो ये जो वाटर है ये 36 ग्राम्स है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. अभी 36 ग्राम्स में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कितने मोल्स है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर? तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो जो वेट इन ग्राम दिया है 36, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 वाटर का उससे डिवाइड करूंगी मैं, है ना? 18 grams is 1 mole, then 36 grams is how many moles? Moles. क्या आंसर आ जाएगा? 2 moles। यहाँ तक समझ में आया? तो हमारे पास वाटर के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। अभी आगे 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? कैन आई कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होता है तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 into एवोगाड्रोस नंबर, राइट? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ठीक है। अभी पूछा क्या है हमको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा है। तो मैं अभी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अभी मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करती हूँ। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 molecule of water। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है? हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन मतलब आपको कौन सा नंबर ऐड करना है? एटॉमिक नंबर को ऐड करते जाना है ना? तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 में 2 हो गए, ऑक्सीजन में 8। तो अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है आपके पास तो उसमें 10 प्रोटॉन है। अभी जो 36 ml है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in 36 ml of water, ये जो 36 ml of water के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 10 into 2 into Avogadro's number should be your answer। 20 Avogadro's number. Yes, absolutely। तो 20 into Na, 20 Na is the answer। miss. समझ में आया? प्रॉब्लम नंबर 3 सबको? Option C. हाँ बेटा, ऑप्शन सी इज द आंसर। Yes, miss. Miss, मुझे 5th वाले में डाउट है miss. I didn't understand the last step. लास्ट स्टेप नहीं समझा। एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है, यहाँ तक समझा? हाँ। कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन रहेंगे? समझ गया। समझ गया? हाँ, मैं सोच रहा था ये मोल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल ऑफ H2O। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल किधर? क्लियरली लिखा है 1 मॉलिक्यूल। हाँ, एक मॉलिक्यूल के गिने ना, एक मोल में 2 + 8 कैसे होगा? मैंने गिनवाया कि एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, दूसरे में 1 हो गया, एक ऑक्सीजन के एटम में 8 है, ऐसे गिनवाया ना बेटा? यस मैम। तो ये एक मॉलिक्यूल के मैंने प्रोटॉन्स गिने हैं। यस मैम। मोल के है नहीं ना, मोल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हाँ, उनमें 20 Na प्रोटॉन्स हो जाएंगे। यस मैम। चलो, व्हाट नेक्स्ट? मिस 5th one नहीं आया, डाउट है उसमें। ओके, 5th वन कहता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज MO। तो ग्रीन विट्रियोल जो है, पता है ग्रीन विट्रियोल क्या है? Iron sulfate. FeSO4। Fe2SO4.7H2O। Absolutely, with 7 molecules of water of crystallization। तो ये जो भी है उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है MO। तो यू आर हैविंग ग्राम molecular mass which is given MO।
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स का मास, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, है ना। अभी पूछा है प्रॉब्लम में मास ऑफ 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स इज, तो Na मॉलिक्यूल्स का मास अगर MO है, we are having Na molecules, Avogadro's number of molecules, इनका मास MO ग्राम्स है। In the problem they are asking you कि अगर ये 10⁻³ Na molecules है तो इनका मास कितना होगा, क्या करोगे आप, Multiply. 10⁻³ Na into MO upon Na आ जाएगा, and this will give you the answer। क्या आंसर आ जाएगा बोलो, ग्राम्स में क्या आंसर आ जाएगा मेरा, MO -3 MO 10⁻³ यूनिट क्या है, ग्राम्स, grams. राइट, क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। So you don't see this answer, right? So what is the answer? The answer is, what is the meaning of MO into 10⁻³ grams? MO milligrams. है ना, Okay, Miss, मिल गया मुझे। समझ में आया बेटा, Yes, Miss. Yes, Miss. आगे बढ़े। 15th. कौन सा, मैम 13th। मैम हाँ बोलो। मॉलिक्यूलर वेट मतलब ग्राम मोलर मास ना, मॉलिक्यूलर हाँ मास। बेटा, GMM। यस मैम। तो व्हाट इज द नेक्स्ट आउट, 13 13th। 13 ना, ठीक है। 6 है मेरे को। 6 में भी डाउट है। यस मैम। 6th प्रॉब्लम कहता है a sample contains 200 atoms of hydrogen, 0.5 gram atom of nitrogen and 10⁻⁻20 gram atom of oxygen. What is the approximate number of total atoms? तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स दिए हैं 200। प्रॉब्लम नंबर 6, नंबर ऑफ H atoms given only, right? ये हमको कैलकुलेट नहीं करने, ये दिए है कि 200 एटम्स है हाइड्रोजन के। नेक्स्ट जो है वो है 0.05 ग्राम एटम। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको ग्राम एटम का मतलब समझाया था। 0.05 ग्राम एटम ऑफ N is nothing but 0.05 mole of nitrogen atom, and this means 0.05 into Na atoms। ये समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, तीसरा दिया है 10⁻⁻20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 10⁻⁻20 ग्राम एटम is same as 10⁻⁻20 mole of oxygen। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10⁻20 Na, सॉरी कितने एटम्स होंगे, 10⁻20 Na एटम्स। बस अभी तीनों को ऐड करना, पहले में 200 एटम्स है, दूसरे में कितने एटम्स है, तीसरे में कितने एटम्स है, तीनों को ऐड करके टोटल लिख लेना। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। ओके, व्हाट नेक्स्ट? मैम 15th। 15, उसके पहले किसी ने 13 भी पूछा था ना। हाँ मिस। Okay, so problem number 13 says the weight of NO having same number of oxygen atoms present in 9.2 grams of NO2.
तो बोल रहे हैं कि 9.2 ग्राम्स ऑफ NO2 में जितने ऑक्सीजन एटम्स है, अगर उतने ही ऑक्सीजन एटम्स हमको चाहिए तो कितना NO लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले NO2 से स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम नंबर 13 ना, राइट। तो प्रॉब्लम नंबर 13 में आपको दिया है 9.2 ग्राम्स NO2। इसको मैं NO2 के GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करती हूँ, है ना। NO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 46 है, समझ में आ रहा है आपको। नाइट्रोजन 14 प्लस मैंने क्या किया, ऑक्सीजन 32। सो 9.2 डिवाइडेड बाय 46 क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 9.2 ग्राम्स में कितने मोल्स है, 0.2 मोल ऑफ NO2। 0.2 mole of NO2 will be 0.2 Na molecules of NO2। यहाँ तक समझ में आया। अभी क्वेश्चन Yes, ma'am. ऑक्सीजन एटम पे है। तो अगर फॉर्मूला देखो, अगर मेरे पास 1 मोल NO2 है तो 1 मोल NO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। तो अभी मेरे पास 0.2 Na, तो 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, राइट। तो इसका नंबर निकाल लेते हैं, मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स है 1 मोल में मेरे पास। 1 मोल में मेरे पास जो ऑक्सीजन एटम्स है वो 2 into Na ऑक्सीजन एटम्स है। तो अगर 1 मोल में मेरे पास 2 into Na ऑक्सीजन एटम्स आ गए, अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 0.2 मोल ऑफ NO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो 0.2 मोल ऑफ NO2 में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 1 मोल में 2 Na, तो 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे मुझे बताओ, 0.2 into 2 into Na। 0.4 ml. The number of oxygen atoms present is 0.4 Na। अभी बस इतना ही नंबर मुझे किसमें चाहिए, NO में चाहिए। तो NO में देखो, NO में अगर मैं 1 मोल NO लेती हूँ तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब Na ऑक्सीजन एटम्स है ना। तो Na ऑक्सीजन एटम्स जब भी है तो आपका NO2 1 मोल है। तो अगर मुझे 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स चाहिए तो उसके लिए 1 into 0.4 Na अपॉन Na अमाउंट ऑफ NO चाहिए। तो ये Na कट जाएगा, मतलब मुझे 0.4 मोल क्या चाहिए, NO चाहिए। तो 0.4 मोल NO का मास निकालना है, राइट। ऑप्शन में प्रॉब्लम नंबर 13 के ऑप्शन में मास दिया है। तो नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का मास आपका कितना है 16। तो इसका आंसर होगा 0.4 into जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है NO का वो 30 और 0.4 into 30 क्या आंसर टिक करेंगे, 12 ग्राम्स। तो 0.4 मोल ऑफ NO is 0.4 मोल जो आंसर आया आपका NO का, that is equal to 0.4 into 30 is equal to 12 grams of NO। Is this problem clear? Yes, ma'am. मैम बोलो। मैम हम इसमें मोल की जगह डायरेक्ट मास से भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से सॉल्व हो सकता है।
क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है ना, मैंने मोल से किया तो वहां से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम बोलो। एक बार एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ओ एटम्स वहां से एक्सप्लेन करेंगे 1 मोल ऑफ NO। क्या बोल रहा है? थर्ड लास्ट लाइन। थर्ड लास्ट लाइन ये वाला। हाँ उसके ऊपर वाला। Na हाँ ऑक्सीजन एटम्स है तो 1 मोल NO है। कहाँ से लिखा? फॉर्मूला से लिखा। हाँ 1 मोल NO में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। हाँ 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, वही मैंने लिखा। हाँ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जब भी होते हैं तो NO कितना होता है? 1 मोल। अभी अपने पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO कैलकुलेट किया। यस मैम। समझ में आया? हाँ और वो मोल आ गए ना मेरे पास, 0.4 मोल आ गए, 0.4 मोल ऑफ NO। मोल से क्वेश्चन में मास था कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल को मैंने उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया। यस मैम। Okay, I multiplied the moles by mass. क्वेश्चन ने पूछा था कि 0.4 एवोगाड्रो नंबर ऑफ ओ एटम्स में कितना बनेगा वेट। नहीं बेटा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि the weight of NO having same number of oxygen atoms present in 9.2 grams of NO2. या अंडरस्टूड। तो पहले मैंने 9.2 grams of NO2 के मोल्स देखे और उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ये देखा। तो 9.2 grams of NO2 में 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और इसके लिए मैंने 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितना MO चाहिए ये कैलकुलेट किया। यस मैम। क्वेश्चन आपके सामने नहीं है क्या? नहीं समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ गया। अभी समझ में आ गया? मैम क्वेश्चन 4। बोलो। यस मैम। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है बेटा? मैम 14 क्वेश्चन। अच्छा, 13 के बाद में 14। तो 14 कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। तो AMU यूनिट एटम के मास का होता है, राइट? तो जो एक एटम हीलियम का मास है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो 14 के लिए हम कहेंगे जो एटॉमिक मास है हीलियम का वो 4 AMU है। अभी हमारे पास 52 AMU है हीलियम, तो 52 AMU को मैं सिंपली 4 AMU से डिवाइड करूंगी, आंसर आ जाएगा 13 एटम्स। It is as simple as if one atom is weighing 4 AMU, how much will be the mass of, how many atoms are there in 52 AMU, right? So answer will be 13 atoms. Is that clear? Any doubt anyone has? No मैम। Ma'am, 15th. Abhi last is 15 problem. Okay. The number of electrons present in 2 gram ion of nitrate ion is. तो 15th problem में 2 gram ion of nitrate ion दिया है। तो सबसे पहले इसका मतलब 2 grams of nitrate ion नहीं है। जैसे ग्राम एटम मैंने सिखाया, ग्राम मॉलिक्यूल सिखाया, वैसे ये ग्राम आयन है। So 2 gram ion means 2 mole of nitrate ions. ये बात पहले समझ में आई सबको? यस तो मैम। हमारे पास 2 moles of nitrate ion है। 2 moles का मतलब है कितने number of nitrate ions we are having? 2 into Na, number of NO3 ions, ये नंबर आ गया। तो total number of nitrate ions is 2 Na.
Now I need to calculate number of electrons. So I'm calculating in one NO3 ion. एक NO3 ion में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे गिनेंगे? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसका एटॉमिक नंबर लेना है. एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24 and plus 1. How many electrons one ion of nitrate has? I hope everybody understand. ये +1 क्यों किया? ये जो चार्ज है, तो अगर सिर्फ NO3 होता तो 7 + 24 31. बट NO3 माइनस का मतलब क्या है? निगेटिवली चार्ज आयन तभी बनता है जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? तो ये मैंने 1 नाइट्रेट आयंस के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 नाइट्रेट आयन. हमारे पास कितने नाइट्रेट आयंस है? 2Na. तो 2Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 64 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया? Yes, ma'am. जिसका भी डाउट था समझ में आया क्या? Yes, ma'am. So any other doubt remains till whatever we have solved? No, miss. All clear? तो अभी मोल कंसेप्ट का एक आप Yes, प्रॉब्लम. मैम आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो बेटा. मैम 14th वाले में हम लोग 4 AMU को ऐसे नहीं लेंगे कि Na नंबर ऑफ एटम्स है. बेटा 4 AMU में Na नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, 4 ग्राम में Na नंबर ऑफ एटम है. जब भी तू AMU लिखते हैं ना, AMU का मतलब है एक एटम का मास, और 1 मोल ऑफ एटम का मास लिखना है तो 4 ग्राम होगा. यही फर्क है. तो ये 1 मोल ऑफ एटम का मास नहीं है, वो 4 ग्राम होगा. जो ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ Na atoms, right? Na atoms का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास. ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है. ग्राम एटॉमिक मास ग्राम्स में होता है. तो ये एक हीलियम के एटम का मास है. अगर मुझे Na एटम्स का मास चाहिए तो उसका आंसर 4 AMU नहीं है, 4 ग्राम से. क्या मैम? समझ में आ रहा है? यस मैम. ग्रेट. और किसी को कुछ डाउट है बेटा? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. तो अभी मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आपको करवाती हूँ, ठीक है? और फिर और पढ़ेंगे हम इसी में आगे. तो आई एम गिविंग यू अ प्रॉब्लम, ध्यान दो, और आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. Start clearing the board. So solve this problem. हम वो 10 raised to क्या है? 3 ग्राम है 21. फर्स्ट वाले में. मैम ठीक से दिख नहीं रहा आप क्या लिख रहे हो. आप बोल सकते हो क्वेश्चन क्या है?
दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं? सभी को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है किसी एक मैम। को नहीं हाँ दिख मिस रहा है? मिस दिख रहा है मैम, 10 दिख रेस रहा टू है। क्या है वो मिस 10 रेस टू? हाँ मैम। 21 है बेटा। ओके मिस। मैम बस थोड़ा ब्लर है इसलिए बोला। मैम वो 10 क्या है? 21। मैम वो सेकंड लाइन क्या है? लिख नहीं रही थी I'm मैम। reading the problem. From 200 milligram of CO2, 10 raised to 21 molecules are removed. How many grams and moles of CO2 left behind? हो रहा है कि नहीं?
हो रहा है प्रॉब्लम? हाँ मैम हो गया. क्या है आंसर? 2.89 into 10 raised to -3 mole. 2.89 नहीं, रॉन्ग आंसर. It was 50 moles. 2.89 into 10 raised to क्या -3. करेक्ट करेक्ट, -3 आ रहा है ना? हाँ मैम -3. ओके. तो सबको आ गया कि you want me to solve this on the board? And please solve it. Please solve. Okay, you want me to solve this on the board? नहीं आ गया. ओके बेटा, बहुत सिंपल है. इसमें क्या बोला है देखो, आप स्टार्ट करते हो 200 मिलीग्राम CO2 से, और उससे हमने कितने मॉलिक्यूल्स निकाले? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया. तो क्या हम इन 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना. अगर बेसिक तुम्हारा 1 मोल CO2 है, तो दैट इज Avogadro's नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और इसका मास कितना है? 44 ग्राम्स. तो अगर Avogadro's नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स अगर है तो उनका मास है 44 ग्राम्स. तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास क्या होगा? So this is 10⁻21 into 44 upon Avogadro's number. इससे हमको क्या मिल जाएगा? इससे हमको मास मिल जाएगा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का. समझ में आया? तो ये कितना आ रहा है? सॉल्व करके, जिसने सॉल्व किया बेटा, कितना आ रहा है ये? (73.05) मुझे ऑलमोस्ट 6 को इससे डिवाइड करना है, तो ये ऑलमोस्ट आंसर आता है 73 मिलीग्राम्स टू बी प्रिसाइज. 73.05 अगर मैं मिलीग्राम्स में लिख रही हूँ तो इतना मिलीग्राम्स आता है. ग्राम्स में अगर मैं आंसर कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये 0. तो दिस इनटू 10⁻³ ग्राम्स, ये आंसर आ रहा है. तो ये कितना? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास आ गया. हमने कितने मास से स्टार्ट किया? 200 मिलीग्राम से स्टार्ट किया. -73.05 मिलीग्राम जो हमने निकाल दिया. तो अभी हमको क्या मिलेगा? द मास ऑफ CO2 लेफ्ट बिहाइंड, है ना. जो CO2 लेफ्ट बिहाइंड है उसका मास आ जाएगा. ये आ जाता है 126.95 मिलीग्राम्स. तो ये पहला पूछा वही है कि हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है, तो ये मिलीग्राम्स आया. ग्राम्स में आंसर आ जाएगा 0.1265 ग्राम्स. सो आई कैलकुलेटेड हाउ मेनी ग्राम्स. उसके आगे नेक्स्ट पूछा है मोल्स. तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.1265 upon 44 grams. Number of moles is 18 grams upon gram molecular mass, है ना. तो क्या आंसर आता है इसका?
इसको solve 0.289 करेंगे तो आंसर आता है 0.0028 मोल्स। हम 289 ना। हाँ, उसके आगे अगर गए तो चलिए, ठीक है। डिड यू गॉट दिस प्रॉब्लम? मैम Anyone has any doubt in understanding this? मैम हाँ मैम समझ। 2880 आ रहा है बेटा, 9 नहीं आ रहा है। तीसरा डिजिट 2880 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। Somebody is telling 9, it's not coming 9. ठीक है, तो ये बोलो बेटा। इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 20 mg। 200 mg में क्या कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स। मोल्स हाँ, मोल्स किया। फिर तो 50 पावर -3/11 हाँ, जो भी आंसर आया उसके आगे क्या किया? मोल्स के नंबर आगे ऑफ क्या किया? मॉलिक्यूल्स फाइंड किया। हाँ, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल माइनस करके भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल माइनस करके, क्योंकि अल्टीमेटली तेरे को मास ही पूछा है, तो हाँ तू एक बार मास से मॉलिक्यूल जाएगा, फिर से मॉलिक्यूल से मास आएगा, उसे तो मास में ही कैलकुलेशन कर, टाइम बच जाएगा ना। यस मैम लेकिन मेरे को नेगेटिव में जा रहा था आंसर। तो तेरा कैलकुलेशन भी गड़बड़ है। आंसर तो आना चाहिए करेक्ट, फिर से ट्राई करूंगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ किया तूने। ठीक है मैम। तो ये भी अप्रोच सही है कि जो भी मास दिया है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स थे, उससे इतने मॉलिक्यूल्स चले गए, इतने मॉलिक्यूल्स बच गए, फिर वो मॉलिक्यूल्स का फिर से मास निकाल। तो तू मास से मॉलिक्यूल पे गया, मॉलिक्यूल से फिर से मास में आना है। मैंने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, क्योंकि आंसर तो मुझे मास में लिखना है, तो मॉलिक्यूल्स में क्यों कन्वर्ट करूं, है ना। यस मैम। तो जो मॉलिक्यूल्स थे मैंने उनका मास निकाला। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, so I'm teaching you ahead now. So we learned basic mole concept. हमने basic mole concept सीखा और मैंने उसके कुछ basic problems आपको करवाए, है ना। होमवर्क में भी आपने मोल कंसेप्ट के ही कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए। अभी मोल कंसेप्ट ही कर रहे हैं, बट कुछ और समझ ले। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी दिया जाता है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है, तो उससे अभी भी एक दो केसेस मैंने दिखा है और मैं समझाती हूँ। सपोज आई एम हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड Al2SO4 थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको हमेशा कंपोजिशन ऑफ एटम्स बताता है सबसे पहले, कि किस मोल रेशियो में उसमें एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो 1 mole of this has 2 moles of aluminium atom, 3 mole of sulfur atom, and 12 mole of oxygen atom. Okay, so any formula means this. Is that clear? Okay. अभी मैं आपको समझाती हूँ कि आपको पहले मैंने क्या समझाया। फॉर्मूला से आपको मोल समझ में आते हैं, है ना। अभी फॉर्मूला से और क्या समझ में आता है? फॉर्मूला से आपको उन एलिमेंट्स का मास परसेंट भी समझ के आता है। सो सी व्हाट इज दैट। आपको अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, तो उसमें जो एलिमेंट्स है उनका मास का परसेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो हाउ डू वी फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास? क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है, तो that is equal to mass of the element in the compound, जो उस compound
आपके फॉर्मूला में उसका मास है। अपॉन ग्राम molecular mass of that compound into 100। ये मैं आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाती हूँ। उसे फॉर एग्जांपल वाटर का मैंने फॉर्मूला लिया, आई एम टेकिंग फॉर्मूला फॉर वाटर। तो अगर वाटर के फॉर्मूला में वाटर के कंपाउंड में कितना परसेंट बाय मास हाइड्रोजन है, ये कैलकुलेट करना। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन in this compound, which is 2 into 100 upon 8. So 18 is the gram molecular mass of water and 2 is the mass in that 18 coming from hydrogen. तो ये जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा कि वाटर में कितना परसेंट क्या है हाइड्रोजन। इसका आंसर आएगा 11.11। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ओनली, तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या होगा 100 minus hydrogen, राइट। दिस विल बी द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर टू यू? तो किसी भी एलिमेंट का हम आसानी से परसेंट मास निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 88.89%। तो फॉर्मूला है आपके पास, तो आप मास का परसेंट कंपोजिशन समझ सकते हो। फॉर्मूला है आपके पास तो आप एटम्स का मोल रेशो भी समझ सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? अभी एक मैं सिंपल सा प्रॉब्लम देती हूँ, आप उसको सॉल्व करो। ये फॉर्मूला लिखो इसी के बेसिस पे। आयरन का एटॉमिक मास लेना है 56, सल्फर का नहीं पता है तो 32, बाकी सब आपको आते ही होंगे। Done, ma'am. हो गया?
हाँ मैम। सारे एलिमेंट्स का हो गया? हाँ बहुत फास्ट है, कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या? नहीं मैम, आपके पहला लेक्चर मेरा ये वो हुआ है, क्या थोड़ा बोल रहा है? समझ नहीं आया इस मेरा ये लेक्चर पहले भी हुआ है, पर मेरे को पहला 2 लेक्चर चाहिए था। पहले भी आप हुआ है ना, तो तू आंसर नहीं दे, तू बैठा रहे शांत। ठीक है। मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ मैम। हो गया मैम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 278। 78। ओके, तो सबने 3 कैलकुलेट किया, which is 278 grams, right? हाँ मैम। अब इसमें परसेंट ऑफ Fe कैलकुलेट करना है, वो 56 into 100 अपॉन 278 है। परसेंट ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना है, तो 32 into 100 अपॉन 278 है, राइट? तुम्हारा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 4 + 7 11 मोल्स है, 11 into 16 into 100 अपॉन 278, और ये सबको कैलकुलेट करके 100 से माइनस करेंगे तो परसेंट ऑफ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, है ना? तो अभी आंसर टैली कर लेते हैं। लेट्स टैली द आंसर्स। तो कितना आया Fe का परसेंट? 20.14। 20.14। सल्फर का परसेंट? 11.51। 11.51। 11.51, करेक्ट। ऑक्सीजन का परसेंट? 63.3। कितना? 63.31। और ये तीनों को ऐड करके 100 से माइनस करके परसेंट ऑफ H क्या आएगा? 5.03। 5.03 करेक्ट। इतने प्रिसाइजली जो आप आंसर कर रहे हो ना, अगर ये कैलकुलेटर से है तो स्टॉप यूजिंग कैलकुलेटर। नहीं मैम, हाथ से क्या? सही है, नहीं है तो एकदम सही है तो रुक जाओ, बस इतना बोल रही हूँ और कुछ नहीं। तो ये समझ में आया सबको कि परसेंट कंपोजिशन मास का हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला से। उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उनका मास परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई इशू इसमें? फॉर्मूला बदल भी गया तो भी आप कर सकते हो मास परसेंट। ग्रेट। अभी ये जो मैंने थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करके बताया ना, प्रैक्टिकली अगर हम लैब में खड़े हैं और हमको कोई सैंपल देंगे तो उस सैंपल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, बट हम कुछ एनालिसिस से उसमें परसेंट ऑफ एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास ग्रीन विट्रियोल का लैब में सैंपल है, मुझे नहीं पता ये ग्रीन विट्रियोल है, एक सैंपल दिया है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करके मुझे समझेगा कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है और मुझे उसका परसेंट भी समझेगा। आयरन प्रेजेंट है इतना परसेंट, सल्फर प्रेजेंट है इतना परसेंट, ऑक्सीजन का परसेंट इतना और हाइड्रोजन का परसेंट इतना है। ये हम कैलकुलेशन प्रैक्टिकली किसी भी लैब में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थियरी हो गया, ऐसा प्रैक्टिकल से भी हो सकता है। अभी मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ? अभी मैं रिवर्स प्रॉब्लम समझाने जा रही हूँ। So what is a reverse problem?
रिवर्स प्रॉब्लम में मैं आपको देखो, इसमें क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंट कंपोजिशन आ गया। रिवर्स प्रॉब्लम में मैं स्टार्ट करूंगी परसेंट कंपोजिशन से। मेरे पास परसेंट कंपोजिशन है एलिमेंट्स का, और मुझे इस परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है। So the next type of problems that we are going to learn is reverse. अभी क्या किया, मैंने फॉर्मूला दे दिया और उससे आपने परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट किया। मीनिंग इज कि ग्रीन विट्रियोल में आयरन 20.14% है, सल्फर 11.51% है, ऑक्सीजन 63.31% है और हाइड्रोजन 5.05% है। फॉर्मूला से आपने परसेंट फाइंड आउट किया। अभी हम उल्टा करेंगे, परसेंट दिया है तो फॉर्मूला कैसे निकालना है ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ, और ये समझाने के लिए मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। Some little bit clarity about few things. So I am मैम ये तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ना? I am defining you molecular formula now. हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसा हो जाएगा ना परसेंटेज से। अगर किसी ने लेक्चर सुना है ना तो प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, as there are people who are listening it for the first time. ओके, तो आपने थोड़ा सा मिस किया है, शांति से बैठो, लेक्चर देखो। तो अब ओनली व्हेन आई विल आस्क यू टू टॉक। ऑनलाइन में ऐसे बीच में कोई भी बोल देता है ना, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं बेटा, है ना। तो आपको डाउट है तो आप बात करो, और तभी बात करो जब भी टीचर क्वेश्चन पूछेगी, अदरवाइज डोंट टॉक। So I'm discussing the meaning of molecular formula. What does molecular formula tells you? So I'm taking an example. Suppose I'm having benzene. तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। इसका मतलब क्या है, बेंजीन में एक्चुअल 6 एटम ऑफ कार्बन है और 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। So molecular formula represent exact number of different types of atoms present in a molecule. Hi guys. I'm taking say sucrose C12H22 O11 sucrose है। तो सुक्रोज में exactly 12 atoms of carbon है, exactly 22 atoms of हाइड्रोजन है और 11 एटम्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया है तो दैट इज गिविंग यू अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, अभी और एक फॉर्मूला हमको समझना है जिसको कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला नाउ? एम्पिरिकल फॉर्मूला is nothing but we define empirical formula as simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Empirical formula होता है simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. इसका मतलब क्या है? अगर मुझे उसी बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला लेना है तो बेंजीन में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का रेशियो क्या है? 1:1। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH. If I have to write empirical formula for sucrose, then what will be the empirical formula for sucrose? क्या ratio है? Do I get any ratio for sucrose? A simple ratio. Can I find any simple ratio for sucrose? No. No. So I change. sucrose का यही ratio है। sucrose का जो molecular formula है ना, वही empirical formula है, यही है। sucrose का empirical formula भी यही है, कोई सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं आ रहा है। बट मैं ग्लूकोज लेती हूँ
6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1:2 और ग्लूकोज का empirical formula क्या होगा? What is the ratio of carbon is to hydrogen is to oxygen is CH2O। तो empirical formula का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ। तो empirical formula होता है simplest whole number ratio। क्यों सिखा रही हूँ empirical formula के बारे में? क्योंकि अभी जो हमको मेथड समझना है जिसमें हम परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाएंगे, इसमें पहले परसेंट कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा और बाद में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मैं समझा नहीं। सिंपल होल नंबर रेशियो एक बार वापस से वो समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। बेटा जोर से बोलेगा। मैम वो समझा नहीं आपने जो समझाया बेंजीन CH। हाँ बेंजीन CH मतलब क्या? फॉर्मूला C6H6 है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या है? 1:1। अच्छा ओके मैम, अंडरस्टूड। सो फॉर्मूला CH, ग्लूकोज दे C6 है, H12 है, O6 है। So in what ratio these three atoms are present? 1:2:1। Yes ma'am, understood. But सुक्रोज में सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। Yes ma'am. यही रेशियो रहेगा। Yes, तो ma'am. empirical formula मतलब it is not telling me the actual number of atoms. Is this the actual number of atoms present in benzene? No. This is the ratio of number of atoms present in benzene. समझ में आ रहा है? Understood ma'am. ग्रेट। तो क्यों सिखाया मैंने empirical formula तुमको? क्योंकि अभी मैं तुमको सिखाऊंगी कि अगर परसेंट कंपोजिशन हमको दिया है तो उससे कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर लेटर उसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे जाएंगे ये हम देख लेंगे। तो फिलहाल आप इतना कॉपी करो। I will give you a problem. I'm writing a problem that side in which I will teach you कि कैसे परसेंट कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है? ओके। Yes, done.
तो अगर हो गया है तो ध्यान दो, ये लिख के हो गया है। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताती हूँ। तो वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि परसेंट कंपोजिशन दिया है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तक कैसे आना है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये परसेंट कंपोजिशन कैसे समझ में आता है। ये जो भी कंपाउंड है, अगर इसका सैंपल लैब में हमारे पास है तो हम एनालिसिस करके ओके उस सैंपल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये समझ सकते हैं और उनका परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में आप देखो, इस प्रॉब्लम में आपको 3 एलिमेंट दिए हैं। एक दिया है सोडियम, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है और तीनों का जो परसेंट कंपोजिशन है, एक का 43.4 है, दूसरे का 11.3 है और तीसरे का 45.3 है। सो ऑल टुगेदर इट इज 100, राइट। तीनों का परसेंट कंपोजिशन मिलके 100 है। तो अभी इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर ये टोटल 100 है तो उसमें 43.4 ग्राम सोडियम है, 11.3 ग्राम कार्बन है और 45.3 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसमें कितने एटम्स होंगे ये फाइंड आउट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगी, इस मास को एटॉमिक रेशियो के लिए उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगी। तो जो परसेंट है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट अ एटॉमिक रेशियो हियर। This is the first calculation that we should do. हम 100 ग्राम्स के सैंपल में इतने ग्राम्स में होगा ना, 43.4 या 11.3। हाँ, परसेंट का मतलब वही है ना। हाँ, या उसके मल्टीपल्स में 100 नहीं है, 1 kg है तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल्स में। तो ये हमको मास परसेंट दिया है। अभी हम मास परसेंट से पहले एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ठीक है, हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करने का यूज क्या होगा? मैं बताती हूँ ना, पहले कर तो तू एटॉमिक रेशियो फाइंड। तो एटॉमिक रेशियो से कितने एटम्स ऑफ सोडियम पॉसिबल है, कितने एटम्स ऑफ कार्बन, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। तो कितने एटम्स आ गए सोडियम के? 1.88। सोडियम के एटम्स आ गए 1.88। कितने एटम्स आ गए कार्बन के? 2.83। कार्बन के 2.83। 0.9 0.94 0.94 आ रहा है। वो ऑक्सीजन के देना 2.83। ये आ गया 0.94 और ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ गए हैं? 2.83। पक्का? हाँ, 2.8। ये एटॉमिक रेशियो आ गया। अभी इससे इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? ये जो है 3 एटम्स है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका आपस में क्या रेशियो है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल रेशियो के लिए क्या करना है? सिंपल रेशियो के लिए एक्चुअली किसी भी एक नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हो, बट आसान ये रहेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर सिलेक्ट करो और उसको सबसे सब एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करो। सो दिस विल गिव यू अ सिंपलेस्ट रेशियो और जिसमें एक का आंसर 1 आएगा। और ये सिंपलेस्ट रेशियो को अगर फ्रैक्शन में जा रहा है तो थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रिसाइजली 2 आएगा, बट इसमें प्रिसाइजली 3 नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। तो सिंपल रेशियो करना है कैलकुलेट। कैसे हम सिंपल रेशियो करते हैं? सिंपल रेशियो के लिए जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो आया है उसको सब एटॉमिक रेशियोज को डिवाइड करना। अभी ये जो मिला ये सिंपल रेशियो है, सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का। मतलब मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया इंपिरिकल फॉर्मूला
of this compound? What is the empirical formula of this compound? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ये empirical है, ये molecular हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये हम कहाँ तक पहुंच गए? परसेंटेज कंपोजिशन से empirical formula तक. तो परसेंट कंपोजिशन दिया है. This is the method to reach empirical formula. Is this method clear? Yes. ओके अभी मैं आगे समझाती हूँ आपको. empirical formula मिल गया तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक अभी यहाँ से यहाँ कैसे जाना है वो समझा रही हूँ. ध्यान दो. यहाँ आपका जो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है that is a number n into empirical formula. इसमें ये n कोई भी नंबर हो सकता है. राइट इसका मतलब क्या हो गया? बेंजीन का एग्जांपल ले. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है. तो बेंजीन के लिए n क्या है? 6 है ना. तो ये n अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया परसेंट कंपोजिशन से, तो ये n मुझे पता होना चाहिए. कैसे आता है ये n? ये n के लिए फॉर्मूला है कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, तो अगर n कैलकुलेट करना है तो आपको प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास का डेटा दिया हुआ होना चाहिए. तो n कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना किसी भी कंपाउंड का, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से क्या करना है? डिवाइड करना है. बेंजीन का ही एग्जांपल लेते हैं. 6 कैसे आता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 78. और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है? 12 + 1 13. तो 78 अपॉन 13 का आंसर आ गया 6. और बेंजीन के लिए n हो गया 6. डिड यू गॉट दिस? ये पूरा स्टोरी समझ में आया? तो अगर अभी देखो हम कहाँ पे है, हमको डेटा परसेंट कंपोजिशन का दिया है, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तक आ गए, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर तक पहुंचना है, तो कौन सा डेटा अवेलेबल होना चाहिए? मॉलिक्यूलर. इफ दे गिव अस मॉलिक्यूलर मास, वी हैव ऑलरेडी हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, n आ जाएगा. n से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये वाले फॉर्मूला समझ में आए? हाउ टू गो फ्रॉम एम्पिरिकल टू मॉलिक्यूलर. Obviously, I will solve a problem where you will actually do this. So, are these problems clear? Are these formulas clear? Is anyone having any doubt in these formulas that I gave you? तो ये लिख लो, फिर मैं अगला प्रॉब्लम आपको करवाती हूँ जिसमें पूरा परसेंट कंपोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे. हाँ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा. क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, नीचे वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का. हाँ क्या चाहिए? n into empirical formula. हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n into empirical formula. तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है ना. तो बेंजीन के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 6 into CH हो जाता है C6H6. दिस इज मॉलिक्यूलर, दिस इज एम्पिरिकल, दिस इज n. Yes, ma'am. समझ में आया? ये n है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हाँ. ग्लूकोज को देखेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. एम्पिरिकल क्या है? CH2O. ग्लूकोज के लिए भी N60 है. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? हाँ.
तो ये वाले formulas लिखो, then I give you a problem on the board in which I will give you percent composition और फिर उस percent composition से हम molecular formula तक पहुंच जाएंगे. मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा ना क्वेश्चन में? हाँ बेटा. Yes. मैम अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास को 2 बाद में डिस्कस करती हूँ बेटा, जितना समझाया उतना समझ लो. ठीक है. वेपर डेंसिटी अगले लेक्चर डिस्कस होगा. तो हो गया. तो आई एम गिविंग यू अ प्रॉब्लम, आई एम क्लियरिंग दिस साइड ऑफ द बोर्ड, है ना. अब ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. परसेंट कंपोजिशन टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला. ये प्रॉब्लम लिख लो पहले.
Right, so try solving this. मैम एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हो? मैं क्वेश्चन रीड कर लूं, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन and nitrogen contains 20% carbon, 6.7% hydrogen and 46.67% nitrogen. Find its then its molecular mass was found to be 120. Find the molecular formula of the compound. तो इसमें पहले परसेंट से एम्पिरिकल फॉर्मूला वो जो मेथड बताया है उसी से करो. एलिमेंट दिया आपको है ना. परसेंट कंपोजिशन तो एलिमेंट्स आपको दिए है. कार्बन का परसेंट दिया है 20 और हाइड्रोजन का परसेंट दिया है 6.7 और नाइट्रोजन का परसेंट दिया है 46.67. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? तो पहले ये समझना है कि टोटल 100 नहीं हो रहा है क्योंकि और एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका परसेंट नहीं दिया. हो गया मैम. तो योर ऑक्सीजन विल बी 26.63. फिर आप निकालोगे एटॉमिक रेशियो. इसमें दिस इज 20/12. This is 6.7 by 1. This is 46.67 upon 14. And this will be 26.63 upon 60. तो ये क्या आ रहा है? 1.66. 1.6. 6.7. 6.7. ये आएगा 3.3 और ये भी 1.6 1.6 है ना. फिर अपन कैलकुलेट करेंगे सिंपल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें ये स्मॉलेस्ट नंबर 1.6 से डिवाइड करेंगे. ये 1 हो गया. ये ऑलमोस्ट 4 हो गया. 4 2 और ये 1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया सबको. तो इस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है that is कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो आगे बढ़ने के लिए हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है. So your empirical formula mass is going to be 12 plus 4 plus 28 plus 16 है ना. तो ये हो गया 60.
अभी तुम n कैलकुलेट करोगे, जो है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास 120 गिवन इन द प्रॉब्लम अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तुम्हारा n हो गया 2 and therefore your molecular formula will be equal to 2 into this formula CH4N2O. तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H8N4O2. Is that clear? हाँ मैम। तो अगर परसेंट कंपोजिशन दिया है तो उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उससे हम क्या ढूंढ सकते हैं, परसेंट कंपोजिशन भी ढूंढ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं मिस। So any doubt in whatever I have taught you in today's lecture till now? कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम। बस अभी मुझे एक लास्ट कंसेप्ट सिखाना है, मैं होमवर्क डाल दूंगी। होमवर्क आपका 16 to 35 रहेगा, तो वही एक्सरसाइज जिससे आप सॉल्व कर रहे हो 1 to 15 जिससे किया, उससे आगे आपको 16 से लेके 35 तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैम बुकलेट एक बार वापस भेज दो ना। हाँ, ऑरेंज हाउस में बुकलेट में फिर से भेजूंगी। बेटा तू कोई दूसरे हाउस में नहीं है? नहीं, मैं ऑरेंज हाउस में हूँ। अच्छा, तू ऑरेंज हाउस में ही है। कब से है बेटा? मैं मतलब लास्ट वीक से हूँ। लास्ट वीक से है। हाँ। ओके, तूने मोर कंसेप्ट के पहले वाले लेक्चर नहीं अटेंड किए होंगे ना? किए एक अच्छा, एक लेक्चर किया है। अच्छा, लास्ट वीक का किया होगा, और उसके पहले का तू आराम से यूट्यूब से वीडियो है देख हाँ सकता हाँ है। हाँ मैम, ये सब तो मुझे आता है, ये मेरे बोर्ड में ये सब पहले ही सिखा दिया गया है। तो तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है? जो नहीं आईसीएसई नहीं, बोर्ड ये में सब तो वगैरह आता है, है मुझे। बढ़िया, IGCSE। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सब आता है तो सच में कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो लेक्चर देख के कैचअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैम। ठीक है, तो ऑरेंज हाउस में अगला लेक्चर मोल कंसेप्ट मेरा 4 रहेगा। हाँ, तो 4 का रिक्वायरमेंट क्या है? जिसने 1 2 3 अटेंड किया उसी को 4 आएगा ना, है ना? तो चलो, anyway, तो मैं एक लास्ट में आपको कुछ कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो अभी हमने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो इसी का और कुछ समझ लेते हैं जितना टाइम पेंडिंग है उसमें। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर कुछ फ्रेश समझेंगे। तो आज के लेक्चर में मेनली फॉर्मूला रिलेटेड चीजें बताई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया है तो आपको एटम्स का रेशो, एटम्स के मोल का रेशो मिलता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आपको परसेंट कंपोजिशन मिलता है, और अगर आपको परसेंट कंपोजिशन दिया है तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बताया। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। So I'm clearing the board. Let us concept. फिर से मैम मोल कॉन्सेप्ट के पहले भी आपके लेक्चर हुए क्या? अगर मैंने किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो क्या आप मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो? हाँ। बोलो। यस मैम।
If I have given you molecular formula, can you tell me molecular mass? Yes, miss. हाँ या ना? हाँ Yes. Yes. बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात कर रहा है but I can't hear you. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. और एक ही क्यों बात कर रहा है, बाकी सबको नहीं समझ रहा है? एक फॉर्मूला दिया है तो क्या उस फॉर्मूला को देख के आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right. You can calculate. Is everybody understanding? Now I'm talking about some special type of compound. ध्यान दो बोल। ये जो special type of compounds मैं अभी ले रही हूँ, इनको कहते हैं macromolecules. Macro का मतलब है big. These are really huge molecules. इनका molecular mass कुछ thousands में जाता है. 80,000 ग्राम, 10,000 ग्राम. This kind of a molecular mass they have. Huge molecules. इसमें कौन से molecules आते हैं? इसमें सारे आपके polymers आते हैं. इसमें सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं. इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है. मैम एक और एक्सप्लेन मोस्ट कर सकते हैं? इम्पोर्टेंट, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख सकते. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रॉब्लम क्या है? वी कैन नॉट राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हम उनका फॉर्मूला नहीं लिख सकते. तो फिर अगर फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे, देखो अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख के दिया है, H2SO4 लिख के दिया है, तो H2SO4 लिख के दिया है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आसान है. 2 + 32 + 64 एंड 98, ये आसान है. बट अगर ये फॉर्मूला ही नहीं लिख सकते तो फिर उसका मास कैसे समझेगा, है ना? तो इन सबका, सारे पॉलीमर, सारे बायोमोलिक्यूल्स का दिक्कत यही है, इनका हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते, बट फिर भी हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, किसी एलिमेंट के परसेंट कंपोजिशन से इसका एनालिसिस करके उस एलिमेंट का हम परसेंट लेंगे जो इसके मॉलिक्यूल में मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और उससे हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे मैं समझाती हूँ? बाय टेकिंग वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम सेज, मैं प्रॉब्लम लिख रही हूँ बोर्ड पे. मैम मैम हेलो मैम. मैम So a sample of potato starch contains 0.086% phosphorus. और इसमें आगे हिंट दिया है कि if each molecule is assumed to contain 1 atom of phosphorus, calculate its molecular mass. तो phosphorus है उसमें प्रेजेंट,
फॉस्फोरस का परसेंट कितना है 0.086। परसेंट का मतलब क्या है कि 0.086 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस होगा अगर टोटल वो कंपाउंड कितना है 100। और एक हिंट दिया है हमको कि उसके पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फॉस्फोरस कितना है 1 एटम। मैम तो फॉस्फोरस का 1 एटम का मास GaM फॉस्फोरस का जो ग्राम एटॉमिक मास है। So I'm writing gram atomic mass for phosphorus. मैम Of phosphorus. मैम आप स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो पूरे मॉलिक्यूल में एक एटम मतलब 31 ग्राम ही फॉस्फोरस रहेगा, बट वो 31 ग्राम कितना परसेंट होगा टोटल मॉलिक्यूलर मास के 0.086। तो ये जो दो डेटा है इससे हम आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। आई विल सिंपली से नाउ 0.086 ग्राम अगर फॉस्फोरस होता है तो टोटल मास कितना होता है 100 ग्राम, तभी स्टार्च होता है 100 ग्राम। तो अगर फॉस्फोरस 31 ग्राम है उसके लिए व्हाट इज द मास ऑफ स्टार्च मैम दैट विल बी 100 into 31 मैम upon 0.086 and we'll get the answer। ये आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ थाउजेंड्स में जाएगा। मैम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? Look at the answer. Answer is so huge. So we could calculate the molecular mass without knowing formula. Formula नहीं पता, but किसी एक एलिमेंट का एनालिसिस दिया है जिसका एक एटम प्रेजेंट है, ऐसे कंसीडर करके हमने इसका एक मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया है कि ये जो भी स्टार्च होगा उसका मिनिमम मास इतना हो सकता है। हम 100 ग्राम स्टार्च कहाँ से आया? वही मैम। सिमिलर प्रॉब्लम। अरे मैम 100 ग्राम स्टार्च कहाँ से आया? परसेंट की वजह से आया, परसेंट। को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैम को सुनाई नहीं दे रही। 0.86 ग्राम्स और 100 ग्राम्स अज्यूम किया है परसेंटेज और ग्राम्स को। अच्छा परसेंटेज लिया है, ठीक है ठीक है ठीक। So can you try solving this similar to what I solved just now? मैम 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 आवाज नहीं आ रहा मैम।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो 24 है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। तो इसमें हम कहेंगे कि 24 ग्राम्स अगर मैग्नीशियम कितना है 0.04 ग्राम्स अगर मैग्नीशियम है तो टोटल मास 100 ग्राम कितनी है? आंसर 60,000 ग्राम्स आ रहा है। So therefore for 24 grams magnesium, so same assumption कि पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम मैग्नीशियम का होगा। So I'll just simply do 24 into 100 upon 0.04 and the answer will be 60,000 grams. So understand how huge is the molecular mass of these macromolecules, and that's the reason we cannot represent them with simpler molecular formulas. 60,000 के आगे क्या लिखा है? ग्राम। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Is everybody understanding? Yes, ma'am. Yes. Any doubt anyone has? Can't hear you. तो अगला लेक्चर मेनली मैं आपको गैसेस वाला जो थर्ड डेफिनेशन है ना मोल का उसके बारे में समझाऊंगी। वेपर डेंसिटी कंसेप्ट भी अगले लेक्चर में क्लियर होगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इफ नोबडी हैज एनी डाउट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक विल बी मोल कंसेप्ट लेक्चर। मिस Ma'am, I'll put the recording and homework in the group. I'm doubt. And somebody also wants the module, तो मैं module भी group में डाल दूंगी, ठीक है? I'm doubt. So bye everyone. Doubt. तो मैम See you next week. हेलो मैम आप बता रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड हेलो मैम डाउट है मैम आप बताओगे हेलो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कब होगा? जो बंद कर रही डाउट